ओके, तो कल जितनी भी हमारी बात हुई है, तो अनुभव और बोध का जो अ, है, वही हम लोग उसी को आगे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि अध्ययन पूरा होने पर ही अनुभव होता है और अध्ययन की वस्तु संपूर्ण सह अस्तित्व ही है। और इस वाङ्मय को जब हमने पढ़ना शुरू किया, मीन्स डॉक्यूमेंट को, तो एक ध्यान ये भी मेरा गया कि वहाँ पे ये भी कहीं लिखा था कि हमें जो अनुभव होगा वो मीन्स अध्ययन में जो सह अस्तित्व को हम तर्कपूर्वक समझेंगे उसी का ही अनुभव होगा। तो अनुभव है वो अस्तित्व का है, लेकिन तर्कपूर्वक हम में सह अस्तित्व से हम अनुभव तक पहुंचेंगे। तो एक ये मेरा ध्यान गया था। और अध्ययन यदि पूरा होता है तो बुद्धि में प्रमाणित करने के लिए वो संकल्प होता ही है और प्रमाणित करने के लिए तत्काल ही प्रयास बनता है। तो उसको प्रमाणित करना भी उसी क्रम में होता है और अनुभव मूलक विधि से ही प्रमाण इसका होता है। दूसरा कोई प्रमाण है ही नहीं, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। यहाँ पे जो अनुभव में जो प्रमाण होगा वो न्याय धर्म सत्य ही मीन्स उसकी ही क्लैरिटी होगी और उसके अनुभव में हम न्याय धर्म सत्य को ही ठीक से मीन्स पहचान पाएंगे या उसी को फिर प्रमाणित करेंगे अनुभव के बाद। और आखिर में बात यही आती है, जीने देना है और जीना है, होने देना है, होते ही रहना है। तो यहाँ पे भैया ये जीने देना है और जीना है वो तो बार बार हम लोगों ने सुना है, लेकिन ये होने देना है, होते ही रहना है, वो कुछ आप स्पष्टता कीजिएगा। होने देने का अर्थ है नियति क्रम की पहचान हो गया है, तो नियति क्रमानुषंगी विधि से होने देना है और होने देते हैं तो हम होते रहते हैं। होते रहने में समझदार व्यक्ति का निखार, अनुभव की बुलंदी होते जाता है। तो तुलनात्मक अपन इसको देखते हैं कि भ्रमित स्थिति में होने का जो नियति क्रमानुषंग है या नियति है, वह नियति हमें समझ में नहीं आने से हम हस्तक्षेप कर बैठते हैं, वो गलती हो जाता है भ्रमित स्थिति में। तो होने देने में हस्तक्षेप हो गया तो फिर वो होते रहने में विरोध बन जाता है। तो हमारा होते रहना नहीं होता है, रुका हुआ, उसमें जो स्थितिशील होने वाली बात है वो रुक जाती है। तो होने देना और होते रहना ये समझ में आता है। ओके, मेरी आवाज कट रही है? नहीं नहीं भैया, ठीक आ रही है। ठीक है, युवराज भैया देखिए। नमस्ते, देखिए भैया, अब आ रही है? तो होने देना और होते रहना। मीन्स होते ही रहना, इसमें क्या हमारे प्रयासशील होना, यही इसी बात को फोकस किया जा रहा है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, जैसे नियति क्रम में ऐसा तर्क बनता है, देखिए कैसा स्वीकार हो रहा है कैसे। जैसे अभी ना एक समर्पण जैसी बात है, हम ये सोचते हैं कि समर्पण होना एक एक स्थिति है। तो समर्पण होने में भाई अड़चन क्या आता है? समर्पण का अर्थ आता है कि हम सौंप देते हैं अपने आप को।
जिसको हम हवाले कर देना कहते। तो ये जो हम सौंप देना कहते हैं, तो नियति क्रम में होने से समर्पण हो जाता है। तो वो जो नियति का क्रम में होते रहने में अपना जीना, जागरूक व्यक्ति का कर्तव्य दायित्व मानव के साथ तो है ही, यानी मानव होने के साथ तो होता ही है, सशरीर भी होते रहता है और बिना शरीर भी होते रहता है, एफर्टलेस। अभी अभी हम देखें तो जो होना है उसमें अभी हमारा प्रयास लग रहा है, समझने में प्रयास लग रहा है, और होते रहने में भी हमारा प्रयास लग रहा है, बल लग रहा है। जी तो जागृति की स्थिति में ये होते रहने वाला स्थिति, यानी अपने प्रयास पूरे हो गए, अब होते रहेगा। जैसे बाबा जी ने ज्ञान हमको रख दिया, अब लोग समझेंगे, जिएंगे, प्रमाणित होंगे। तो ऐसा प्रमाणित होने में जो मार्गदर्शन होना है, जो प्रेरणा है, वह होती ही रहेगी, तो वह स्वयं स्फूर्त होते ही रहेगी। जी ऐसा लगता है। जी भैया। बहुत छोटी छोटी झलक मिलता है, बहुत छोटा, पता नहीं उदाहरण भी कितना है नहीं पता, पर जैसे हमको यदि परिवार में एक बहुत अच्छे समझ में आता है, विशेष करके माता पिता और पुत्र पुत्री ये संबंध में देखते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल है ना, कितना कितना संदर्भ ले सकते मुझे नहीं पता, पर एक प्रयास करके देखते हैं। जी यदि कल्पना करते, यदि माता पिता को अपना होना समझ में आता है, अपने कर्तव्य दायित्व होने के रूप में समझ में आते हैं कि हम इस संतान के माता पिता हैं, हम जिम्मेदार हैं। अब ये पहले आएगा कि यह हमारा संतान है, जैसे शरीर कारक विधि से आता है, वंश के रूप में यह आता है, ये आसक्ति वाला काम है। जागरूक स्थिति में ये जीवन रूप में है, और जीवन रूप में हम माता पिता स्थिति में संतान से आगे की स्थिति में है, समझ के रूप में ये हमारा होना हुआ। और ऐसे होने में हम संतान की जीवन की स्थिति को समझते हैं, और ऐसे स्थिति में हमसे जो संतान को होता है मार्गदर्शन, उनको सिखाना समझाना, उनसे जो कराना है, वो हमसे स्वयं स्फूर्त विधि से होते ही रहता है। यानी संतान होने का किसी भी प्रकार का कोई दबाव माता पिता के मानसिकता पर नहीं आता, यह एक सहज स्थिति में संबंध में होना और होते रहना आ जाता है। क्योंकि जागरूक माता पिता होने के कारण हमको वो ट्रैक मिल गई है कि कैसे ये संस्कार अनुषंगीयता होगा। तो ऐसे संस्कार अनुषंगीयता में माता पिता की कारित विधि है, यानी वे समझाते हैं, सिखाते हैं, कराते हैं। और पुत्र पुत्री स्वीकृत विधि में है, वो माता पिता को स्वीकार किए हुए हैं, उस स्वीकृति में माता पिता उनका समझ को समझते हैं, उनका सिखाया को सीखते हैं, उनके द्वारा कराया को करते हैं। तो ये संबंध में अवरोध नहीं है। इस प्रकार से सह अस्तित्व का जो सिंक्रोनाइजेशन है, तालमेल है, संगीतमयता है, ये होते रहता है। तो ऐसे में कोई पूछते ये कैसे चल रहा है आपका ये संबंध, तो हम सहज रूप में कहते हैं ये होना है और ऐसा होते रहता है।
जी भैया, मीन्स इसमें इतनी सहजता हो जाती है कि वो अपने आप ही चलता हो ऐसा हमें प्रतीत होता है, इतना हाँ, सहज हो जाता है। हो जी निर्विरोध हाँ होता है इसमें। ये मुद्दा है, स्वयं स्फूर्त होता है। अभी ये रिलेशन जैसे खींच रहे हैं, ये जो संबंध में पिता पुत्र और माता पिता संतान का जो भ्रमित स्थिति में संबंध है, ढोने वाला लगता है, तनाव आता है। इससे अच्छा संबंध का विश्लेषण तो नहीं बनता। जी भैया। ये एक संबंध है ना, माता पिता पुत्र पुत्री, वहां हम्म, सारे मतभेद वैसे ही गल जाते, चलता नहीं ना बच्चों के सामने मतभेद। हम्म, पति पत्नी रूप में चाहे जितना कुछ हो, पर संतान की बारी आती है, सब शांति हो जाता है, दोनों शांत हो जाते, पता नहीं क्या कुछ तो दवा लग जाती है। बिल्कुल। हम्म। जी समझे नहीं है लेकिन शांत होना होता है, होते हैं ना। हाँ, होते हैं। थोड़ी बहुत संवेदनशीलता यदि है तो। समझे नहीं है लेकिन उस जगह पर शांत होना होता है। और फिर चिंता जाहिर करते, पता नहीं तुम्हारा कैसा होगा, क्या पता तुम कैसे करोगे। तो वो होते रहने में विश्वास नहीं आता, जी चिंता ही करते रहते। पढ़ेगा कैसे उसकी चिंता, फिर आगे पैर पे खड़ा कैसा होगा उसकी चिंता, तो तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारा कैसे चलेगा उसकी चिंता, संतान होगी तो उसका तुम कैसे करोगे उसकी चिंता। ऐसे करते करते माता पिता का एक नाम है चिंता तुर। थोड़ी देर हो गया तो चिंता, खाना नहीं खाया तो चिंता, ज्यादा खा लिया तो चिंता। तो तो एक ऐसे एक रिलेशनशिप है जहां पर बहुत थोड़ा सा झलक होने और होते रहने की मिलती है। बहुत बढ़िया भैया। बढ़िया, इतना सहज सुखद तालमेल के साथ अपने को काम करना है। जी ये विश्वास की स्थली बता रहे हैं अनुभव प्रमाण में, कि होने पे विश्वास, होते रहने पर विश्वास। तो उसमें अभी तो ऐसा होने के लिए हमें प्रयासों की आवश्यकता है। तो कैसे प्रयास करें, क्या प्रयास के लिए है हमारे लिए। तो ये होना और होते रहना, ये स्थलियां यदि हमें तर्क में आ जाती है, कल्पना में आ जाती है, स्पष्टता में आता है, हमारे मनन में आता है ये सारा बिंदु, तो फिर हम होने और होते रहने पर विश्वास करके अपनी जिंदगी को अध्ययन से जोड़ते हुए और गतिशील होते हैं। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है ना। जी भैया। आगे पठन करती भैया। इसमें क्या तर्क करोगे बताओ। हर जीवन न्याय धर्म सत्य को चाहता ही है। जन्म से ही बच्चे न्याय के याचक होते हैं, सही कार्य व्यवहार करना चाहते हैं और सत्यवक्ता होते हैं। हर बच्चा न्याय का याचक है, उसमें न्याय प्रदायी क्षमता को स्थापित करने की आवश्यकता है। हर बच्चा सही कार्य व्यवहार करना चाहता है, उसमें कर्म और व्यवहार के अभ्यास कराने की आवश्यकता है। हर बच्चा सत्यवक्ता है, उसमें सत्य बोध कराने की आवश्यकता है। प्रमाणित होने की प्रवृत्ति मनुष्य में है ही, प्रमाणित होने की आवश्यकता मनुष्य में है ही, लेकिन प्रमाणित होने के लिए वास्तविकताओं की समझ मनुष्य में अभी तक नहीं थी। वह स्पष्ट करने के लिए ही मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन है। जब तक अनुभव नहीं है तब तक तर्क का झंझट बना ही रहता है। ऐसा तर्क निश्चयन विधि से जीने के लिए बाधक है। निश्चयन विधि से जीने के लिए अनुभव ही है। सह अस्तित्व स्थिर है, विकास और जागृति निश्चित है। इन तीन बातों को ही जीने में प्रमाणित किया जाता है।
इन तीन बातों को समझाने के लिए ही पूरा दर्शन वाद शास्त्र लिखा है। पूरा वाङ्मय संक्षिप्त होने पर 5 सूत्रों में सूत्रित होता है। सह अस्तित्व, सह अस्तित्व में विकास क्रम, सह अस्तित्व में विकास, सह अस्तित्व में जागृति क्रम और सह अस्तित्व में जागृति। तो यहाँ ये 3 पैराग्राफ में मुझे लगता है कल भी ये बात हुई थी, मैंने आज थोड़ा रिपीट कर दिया है। बच्चे में जो जन्म से ही जो 3 बातें हम पाते हैं कि वो न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार करना चाहता है और सत्य वक्ता है। तो उसमें जो न्याय का याचक है उसको न्याय प्रदायी क्षमता तक उसमें स्थापित कैसे कर सके, सही कार्य व्यवहार के लिए उसको कर्म और व्यवहार के अभ्यास कैसे कराए, और सत्य वक्ता है तो उसको सत्य बोध कराने की आवश्यकता है। उसके लिए ही ये पूरा वाद दर्शनवाद और शास्त्र जो हम अभी वाङ्मय का पठन कर रहे हैं उसको थ्रू शिक्षा ही हम एक बच्चे के लिए ये पूरा एक वातावरण बना सकते हैं। और प्रमाणित होने की प्रवृत्ति भी मनुष्य में है और आवश्यकता मनुष्य में ही है, लेकिन इन वास्तविकताओं को पहचानने की समझ जो है वो अब तक नहीं थी, जो अभी मध्यस्थ दर्शन से स्पष्ट हो गई है। ऐसा यहाँ पे बताया है। जो ये वाद दर्शनवाद और शास्त्र से वो एक तर्कपूर्ण विधि से, अध्ययन विधि से एक मानव जो है वो वहां तक पहुंच सकता है। ये जो आवश्यकता है वास्तविकताओं को समझने की वो वहां तक पूरा हो सकता है, ये बताया है। और पूरा जो वाङ्मय है उसको सिर्फ 5 सूत्रों में ही बता सकते हैं। सह अस्तित्व, विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति। तो ये यहाँ पे इतना ये बताया हुआ है। इसमें अगर किसी का प्रश्न हो तो ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। भैया। हाँ दीदी। हाँ, इसमें सहअस्तित्व स्थिर है, विकास और जागृति निश्चित है। इन 3 बातों को ही जीने में प्रमाणित किया जाता है, ऐसा लिखा है। अब जागृति को तो जीने में प्रमाणित कर सकेंगे, मतलब न्याय को प्रमाणित करेंगे, धर्म को प्रमाणित करेंगे, सत्य को। पर ये सहअस्तित्व स्थिर है और विकास है, उसको कैसे जीने में प्रमाणित करेंगे? विकास को इसलिए इस तरह से प्रमाणित करेंगे कि ये जो विकास क्रम है उसमें जो रचना क्रम है उसमें हस्तक्षेप बंद कर देंगे। अभी अभी धरती का एविडेंस देखेंगे तो ना तो विकास का एविडेंस है ठीक से, जागृति का तो पता ही नहीं है। विकास का एविडेंस का मतलब है कि धरती पर मानव परंपरा का होना, ये विकास का एविडेंस है। मानव ही नहीं रहेगा तो विकास का एविडेंस नहीं मिलेगा। जागृति तो बहुत दूर की बात है। तो विकास के एविडेंस के लिए विकास क्रम में रचना क्रम। विकास क्रम में रचना क्रम का अर्थ है मानवेतर प्रकृति, विशेष करके जो पदार्थावस्था और प्राण अवस्था, अगर उसमें भी देखें विशेष करके पदार्थावस्था की समृद्धि। तो जो धरती का क्रस्ट है वो इंटैक्ट रहना, धरती में जो अनेक परमाणु है प्रजाति के, उनका जो समृद्धि है वह इंटैक्ट रहना, जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो इंटैक्ट रहना, उसके ऊपर जो अथाह एक प्रकार से विविधता है प्राण अवस्था की वो बने रहना, पशु पक्षी इनकी जो स्थिति है वो बने रहना, और ज्ञान अवस्था के मानव शरीर की स्वस्थ परंपरा। क्योंकि मानव के शरीर को ही देख करके एक आश्चर्यचकित स्थिति है कि ये इतना परफेक्ट डिजाइन कैसे है। तो उसमें विकास का जिज्ञासा बनता है। मानव शरीर से लेकर पूरे धरती में जो अवस्थाएं हैं उनकी इंटरलिंकिंग स्थापित होती है विकास के
जागृति से, और विकास होता है परमाणु में। तो परमाणु में विकास होता है तो वह जीवन परमाणु, और शरीर में रचनाक्रम विकसित होती है, उस रूप में मानव शरीर। इस प्रकार से आदमी ये प्रमाण है विकास का, और ऐसा आदमी गुणात्मक परिवर्तन विधि से जागृत होता है तो उसे अपन चेतना विकास कहते। तो ऐसा विकसित चेतना की इकाई के रूप में जागृति को प्रमाणित करना और मानव परंपरा इस धरती पर समाधान समृद्धि के साथ बनी रहना, ये विकास और जागृति का प्रमाण है। उसमें विकास का प्रमाण इस प्रकार से है। अभी इसलिए ये भी आया कि रचनाओं को विकास मान बैठे हैं। तो हम जिस प्रकार से रचना का यहाँ पर फैलाव किया गया है धरती पर, तो उस सारी रचनाएं तो क्षरणशील है, उसमें तो विकास का कोई प्रमाण मिलने से रह गया, जागृति फिर भी और बहुत दूर है। तो एक मुद्दा ये हो गया। अब सह अस्तित्व स्थिर है, इसका मतलब है कि जो प्रमाण परंपरा है वह नित्य वर्तमान है। तो नित्य वर्तमानता में चारों अवस्थाओं का नित्य वर्तमान होना, और ऐसा नित्य वर्तमानता अस्तित्व में भी हम अनेक ग्रह गोल के रूप में पहचान पाना, कि जो अब ये जो सह अस्तित्व स्थिर है, इसको ना तो ये घटता है ना बढ़ता है, व्यापक वस्तु की स्पष्टता होने से और अनेक ग्रह गोल से मिल करके जो धरती का, जैसे अपन एक सौर मंडल कहते हैं, फिर ये सौर मंडल एक गैलेक्सी है, और ऐसी तमाम गैलेक्सीज एक दूसरे से जो अंतर संबंधित होकर पूरा अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में है। इस रूप में ये जो स्थिरता है, यह स्थिरता अखिल ब्रह्मांड से लेकर तो धरती तक और व्यापक वस्तु के होने से तो अस्तित्व न घटता है न बढ़ता है, ये प्रमाण से सह अस्तित्व स्थिर है। इस प्रकार से हम प्रमाणित कर सकते हैं। जी भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? जी भैया। इतना इसमें कहना बनता है। जीने की विधि से सह अस्तित्व की स्थिरता और हमें दृढ़ और निश्चयता करती है। संपर्क और संबंधों के विश्लेषण हमारे, ये एक हम लोग चर्चा कर सकते हैं सह अस्तित्व की स्थिरता में, कि ये जीने की विधि में जैसे विकास और जागृति ये प्रमाणित होना, और इसमें सह अस्तित्व स्थिर है, तो शुरुआत संपर्क से है, फिर वो संबंध होते हैं, और फिर वो संबंध निरंतर रहते हैं। जीते जी हम उसको पूरकता और उपयोगिता विधि से यह संबंधों के निर्वाह को हम देखते हैं। तो फिर हमें कुछ ही समय के अभ्यास के बाद सह अस्तित्व स्थिर है, इसके भासाभास होने लगते हैं। इसको अपन जांचते हैं। जी भैया। बढ़िया। तो आगे पढ़े। ठीक है ना? सेटिस्फाई करता है ना? हाँ जी भैया। जी भैया, आगे पढ़ती हूँ। अनुभव मूलक विधि से जीने की प्रक्रिया है अभिव्यक्ति, संप्रेषणा और प्रकाशन। इन तीन तरीकों से मनुष्य अपने अनुभव को जीने में प्रस्तुत करता है। प्रकाशन अनुभव की ज्यादा व्याख्या है, संप्रेषणा में सीमित व्याख्या है, अभिव्यक्ति में संक्षिप्त व्याख्या है।
सामने व्यक्ति के अधिकार के अनुसार व्याख्या होते हैं। अध्ययन का लक्ष्य है विस्तार से संक्षिप्त की ओर बढ़ना, स्वयं प्रमाण स्वरूप हो जाना। इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है, इससे ज्यादा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कल्पना के आधार पर ही मनुष्य ज्ञान संपन्न होता है। नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य, ये 6 आयामों में ही मनुष्य के प्रमाणित होने की सीमा है, इससे ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे अनुभव संपन्नता के बाद अनुभव मूलक विधि से जब प्रमाणित होना है, तो उसमें जो प्रक्रिया है उसमें बताया है कि अभिव्यक्ति, संप्रेषण और प्रकाशन, ये तीनों से ही अनुभव जो जीने में प्रस्तुत होगा वो इन तीनों से ही ध्यान जाएगा। तो प्रकाशन जो कहा है उसमें उसकी ज्यादा व्याख्या है, संप्रेषणा में सीमित व्याख्या है और अभिव्यक्ति में संक्षिप्त व्याख्या है। तो इसको मैं जितना समझी हूँ, तो अभिव्यक्ति है वो व्यक्ति की अपनी समझ या उसका जो अनुभव है उसको वो अपने जीने में आचरण में जितना दिखता है उसको बताया गया है। संप्रेषणा में वो व्यक्ति जो उसका अनुभव है उसको जब दूसरों को सुनाता है या दूसरों को समझाने के लिए जो भाषा रखी जाती है उसको संप्रेषणा कहा है। और इसी का लोकव्यापीकरण के लिए जो है वो है प्रकाशन। ऐसा मैं इन तीनों शब्दों को समझी हूँ, शायद इसमें कुछ गलती भी हो सकती है। तो इसमें ये जो बताया है कि अध्ययन का लक्ष्य है विस्तार से संक्षिप्त की ओर बढ़ना। तो ये जो अभिव्यक्ति है जो स्वयं की समझ को आचरण के रूप में व्यक्त करना, वही अध्ययन का लक्ष्य है, ऐसा मेरा ध्यान गया इसमें। भैया इसमें बढ़िया, जी यही है, ठीक है, कहिए ना। हाँ, इसमें भैया मीन्स अनुभव की व्याख्या, ज्यादा व्याख्या, सीमित व्याख्या, ये जो बताया है उसको थोड़ा सा आप क्लियर करें। हाँ, इसमें फैलाव को बताया गया है। अभिव्यक्ति, वो सही कहा आपने, व्यक्ति की समझ है, व्यक्ति का जीना है। तो जीने में व्याख्याएं संक्षिप्त रहती है, सूत्र रहता है, उस सूत्र से जीते हैं। अब हम जो जी रहे हैं, जो हमारे में अनुभव है, उसको दूसरों को बताना, ये कहते हैं संप्रेषण। उसमें थोड़ा ज्यादा व्याख्या होता है। व्याख्या बस ज्यादा हो रही है, जीना वही है। इसमें हम लोगों के लिए मार्गदर्शन है कि जिसे हम बोलना और लिखना, इस जगह पर अभी हम ज्यादा दिखते हैं और अभिव्यक्तियों में हम अपना स्वयं आकलन कर सकते हैं। जी भैया। भैया एक बार संप्रेषणा को फिर से जरा समझाइए। संप्रेषणा को कहते हैं दूसरों को बताना। ओके ओके। तो हमारा जीना जब हम दूसरों को बताते हैं, तो उस स्थिति में हम थोड़ा ज्यादा व्याख्या करते हैं। ओके ओके। है कि नहीं? तो हमारे लिए ये ध्यान देना है कि ये प्रोपोर्शन बनी रहे, तो हमारा मानसिक संतुलन ठीक रहता है। ये तो एक अनुभव संगत बात बताया कि जीना विशाल होता है, सूत्र संक्षिप्त होते हैं, पर जीना विशाल है, अभिव्यक्ति विशाल है। विशाल अभिव्यक्ति की तुलना में भले ही बोलने में ज्यादा दिखता हो, पर बोलना संप्रेषणा जीना नहीं होता। संप्रेषणा जिए हुए को अन्यों को बताने के लिए व्याख्या ज्यादा होता है। उससे अधिक प्रकाशन, प्रकाशन का मतलब है लिख के देते हैं, लिख कर देना।
तो जितना हम बोलते हैं उससे अधिक हम लिख के देते हैं। इस प्रकार से ये व्याख्या ज्यादा होने का मतलब है। जैसे अभी 3700 पेजेस हैं वांग्मय के, कितने तो कोणों से बताया गया है, उससे कम है संप्रेषणा, उससे कम है अभिव्यक्ति, सूत्र के रूप में, व्याख्या के रूप में। इस तरह से समझा जा सकता है। जी भैया। ठीक है, समझ में आता है? जी, मीन्स सूत्र के रूप में जो भैया होगा वो अति संक्षिप्त होगा, जो अभिव्यक्ति में उस मीन्स उस सूत्र के प्रकार जीना होगा, और संप्रेषण और प्रकाशन में इस व्याख्या को और फैलाव या और विस्तार मिलता है। हाँ लेकिन जी, सूत्र के रूप में तो वो अपने आप में एक समझ के रूप में ही उस व्यक्ति में होता है। ये बहुत ध्यान है। अच्छा, बहुत अच्छा है। तो जो भी हम लिखते हैं, हम लोग भी लिखते हैं, बल्कि थोड़ा सा हमें लिखना भी होगा, आप आगे बात कर लेंगे अपन। हम लोग लिखते हैं, जो लिखते हैं उसको अपन ध्यान देते हैं, तो बोलने में हमारे संप्रेषणा में भी ध्यान जाना एट द सेम, और एट द सेम हमारे जीने में भी ध्यान जाना, तो एक पारदर्शकता झलकता है। तो ये झलकता है, वो कैसे झलकता है इसको हम पहचान सके। तो अभिव्यक्ति इंटैक्ट है, उसी को व्यक्त करने के लिए संप्रेषणा, उसी को लिख के व्यक्त करने के लिए संहिता के रूप में प्रकाशन है। अभिव्यक्ति छूटता है तो कुछ बोलने वाली प्रवृत्ति दिखती है, कुछ लिखने वाली प्रवृत्ति दिखती है। इस प्रकार से अभी भ्रमित स्थिति में अपन इसका समीक्षा भी कर सकते हैं, अपनी स्थिति कैसी है। तो अपना अभिव्यक्ति पर ध्यान बने रहना। जी भैया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है ना? जी भैया, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन लिखी है, सामने व्यक्ति के अधिकार के अनुसार व्याख्या होती है। सामने व्यक्ति का जो अधिकार है, मूल अधिकार है श्रवण अधिकार। अच्छा। जिज्ञासा का अधिकार सामने वाले व्यक्ति को रहता है, जिज्ञासा कर सकता है। तो जितना जिज्ञासा किया उतना उत्तर प्रस्तुत करना होता है। जी। है कि नहीं? जागरूक होने के लिए जितना श्रवण अधिकार है उतना होना होता है, तो सामने वाले व्यक्ति के अधिकार पर। एक बढ़िया मुद्दा इसमें जीने पर ध्यान जाता है कि इस जागृति के रास्ते पर कोई व्यक्ति अपने को प्रश्न पूछे, ये एक स्वागत की स्थिति है। तो बाबा जी ने ये कहा था कि जिज्ञासा करना व्यक्ति का अधिकार है, क्योंकि वो समझने का अधिकार लेके पैदा हुआ है। तो सामने वाले व्यक्ति का अधिकार है कि वो प्रश्न कर सकता है, अनुभवी व्यक्ति का अधिकार है कि वो उत्तर कर सकते। तो ये भी एक अनुकरणीय सूत्र है। कोई हमसे प्रश्न पूछते हैं, आवेशित स्थिति में अच्छा नहीं लगता है। कोई हमसे कैसे प्रश्न पूछ सकता है?
2 दिन पहले अज्ञान और अहंकार की बात आ रही थी। ये प्रश्न वहां जाके टच करते हैं तो गुस्सा आता है। इस रास्ते पर ये विनम्रता है। कोई प्रश्न पूछते हैं, पूछ ही सकते हैं। यदि उत्तर है तो उत्तर देना है, नहीं है तो वो एक अवसर है, थोड़ा सोच के बताएंगे। सुखद है ना इस तरह से? जी भैया बिल्कुल। बिल्कुल। है कि नहीं? कि प्रश्न बंद करना है सामने वाले का। बिल्कुल नहीं भैया, अपने लिए अवसर ही बनाना है हमेशा। लिए अवसर बनाना है। भैया चुप हो गया आदमी। हाँ दीदी। जी आप बताइए, आप कुछ बोल रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, मैं ही कह रहा था, ये डेडलॉक हो गया, चुप हो गए व्यक्ति। हाँ, तो बेसिकली जैसे सोम भैया बोलते थे, समझ में आया माने जीने में आया, ऐसे एक हम कहते हैं। पर वो कभी कभार क्या है कि समझ मतलब जो अभिव्यक्ति में आता है वो वही है जो समझ में आया, मतलब सटीकता से जब हमको वो क्लिक कर जाता है तभी वो हमारे जीने में आ पाता है। तो अ, वो एक ध्यान अभी गया कि इसलिए वो इतना मतलब संक्षिप्त भी होता है और मतलब एक सूत्र के ही फॉर्म में आता है। जैसे मैं जैसे दर्शन को देखती हूँ, तो जैसे एक ही सूत्र था, अस्तित्व सह अस्तित्व है। बाबा जी ने वो सूत्र उसी का ही फिर इतना मतलब उसको एक्सप्लेन करने या एग्जाम्पल्स वगैरह, तो अल्टीमेटली वही समझ में आने से पूरा देखने का पूरा दृष्टिकोण अपना मतलब उस अर्थ में ही समझना वो बन पाता है। तो मतलब वो इस मतलब मेरा अभी ध्यान जा रहा था कि हाँ, अभिव्यक्ति में वो संक्षिप्त इसलिए होता है, एक ही लाइन में वो बता पाते हैं कि अस्तित्व से है अस्तित्व है, मेरे अकेले का कोई कार्यक्रम नहीं, मेरा ठीक बात। होना सह अस्तित्व में है। इस बात को जितना गहरा समझते हैं तभी तो न्याय व्यवस्था वो सारी बातों पे फिर ध्यान जाता है। वही हमारे लिए व्याख्या होती है फिर। अच्छा चलो, उसको अब हम कैसे व्याख्यायित करें, उसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन में लाएं, तब जाके वो विस्तार बढ़ता जाता है। ऐसा मेरा ध्यान अभी गया आप जब ये बात समझा रहे थे। ठीक बात है, बढ़िया बढ़िया। तो एक सुखद मानसिकता की स्थिति अपन इसमें सोचने के लिए ले सकते हैं कि, पर हाँ ये श्योर है कि उसमें जीने का फैलाव अपनी संकीर्णता से निकलकर विशालता की ओर अपनी गति होना, संबंधों को हम अकोमोडेट कर पाना, अपने कर्तव्यों को इंटैक्ट रख पाना, दायित्वों को समझ पाना, ये जो धीरता परिभाषित की है, न्याय के प्रति निष्ठा रहना, वीरता होना, उदारता होना, तो व्यक्ति का जीना जितना विशालता की मर्यादाओं को छूता है उतना वो संक्षिप्त ही होता है, आर पार भी होता है। तो ये जीने की विशालता देखते ही बनती है। ऐसा स्थिति में संक्षिप्त है क्योंकि वो स्रोत है, खुलता रहता है। बढ़िया है ना? जी बहुत भैया। बढ़िया। कम बोलना ये नहीं है इसमें, फटाक से स्थिति को पकड़ पाना, ये संक्षिप्त ताकत है।
ये मूल्यांकन का बिंदु है जो संक्षिप्त है, तृप्ति उसका नाम है। तो ये तृप्ति बिंदु संक्षिप्तता में बना रहता है, उसका प्रभाव ये हम समझ सकते हैं। बहुत बढ़िया, तो आगे पढ़े भैया। हम्म। हाँ, अभी आपने सहअस्तित्व स्थिर है उसको जब आप समझा रहे थे तो एक बिंदु पे मेरा ध्यान गया, वो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये इसी नोट में जो पहला पैराग्राफ है उसमें ऐसा लिखा है कि सह अस्तित्व स्वरूप में अस्तित्व बोध बुद्धि में होता है। तो ये जो अस्तित्व बोध बुद्धि में होगा सहअस्तित्व के स्वरूप में, उसमें क्या मानव मानव के बीच का जो सहअस्तित्व है उसका भी बोध होगा? हाँ, उसका भी बोध होगा। जी भैया। उसका भी बोध होगा, पर जैसे अपन बात किए ना कि पात्रता को नहीं पहचान पाते इस स्थिति में। पात्रता की पहचान अनुभव के बाद होता है, सहअस्तित्व बोध होता है। पात्रताओं की पहचान अनुभव के बाद आता है। जी भैया। इतना इतना स्पष्टता बनता है दीदी। जी भैया। ठीक है ना? तो जी भैया। समानता और साम्यता ये होता है। मानव मानव में समानताएं और मानव मानव में साम्यताएं, ये बोध होता है। तदाकार होना होता है, तद्रूपता अनुभव के बाद प्रमाणित होती है। बढ़िया। जी भैया। भैया मैं कुछ शेयरिंग करना चाहूंगा। ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ हाँ, बताए ना। अभी अभी जो पहले हमारी बात हो रही थी इसके पहले, और ये अभिव्यक्ति संप्रेषण और प्रकाशन की, तो सोम भैया ने और साधन भैया ने भी बाबा जी के काफी सारे किस्से मतलब बताए हमको। जैसे बाबा जी बहुत ही बड़े लोगों को जब मिलते थे, मतलब जो आदर्शवाद में जुड़े हुए लोग होते हैं और बड़ी स्थिति उस पे होते हैं, तो वो मतलब एक दो सूत्र में ही सिर्फ बात करते थे और बोले बात हो जाती थी उनकी आमने सामने। बाबा जी क्या कहना चाह रहे वो सामने वाला व्यक्ति भी समझ जाता था और ऐसे उनकी मतलब बात हो जाती थी। तो अभी जो हम बात कर रहे थे अभिव्यक्ति संप्रेषणा और प्रकाशन के बारे में, और आपने जो बताया तो इसलिए ये मैं शेयरिंग थोड़ा छोटा सा करना चाहता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक बात है। नमस्ते भैया। नमस्ते। भैया अध्यात्मवाद में भी हर चीज बहुत सूत्रित तरीके से ही लिखी हुई है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। संस्कृत के छोटे छोटे श्लोक ही हैं जिसको फिर बाद में जो पढ़ाने वाले हैं वो बहुत विस्तार से फिर एक एक शब्द का या विश्लेषण करते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये भी देखने में आया था कि
एक्चुअली जब आप कहीं पहुंच जाते हो तो शब्द कम हो जाते हैं और वो कम शब्द में पूरी बात सिमट जाती है, ऐसा है। हाँ, बहुत अच्छा है। तो हम लोग अच्छे से ध्यान देते हैं इस मुद्दे पर। बढ़िया। तो अभिव्यक्तियों पर अपने को काम करना है। ऐसे ही थोड़ा उदाहरण शेयर करता हूँ कि शिविरों में बहुत सारे लोग आते और एक भाव वो व्यक्त करके जाते हैं, भैया बात तो आप बहुत सही करते, आपके जैसा हमको बोलना नहीं आता। तो फिर मैंने पुनर्विचार करना शुरू किया। क्या सप्ताह भर शिविर हुआ, यही आउटकम है कि व्यक्ति ये ऐसे दे रहे हैं कि बात तो बहुत अच्छा है, खूब रोना, आंसू निकलना और वो संबंध को अच्छे से कर लेना, बहुत सारा कुछ रिपेयर हो जाता है। लेकिन जब प्रस्तुत होते हैं तो ये है कि आपके जैसा हमको बोलना नहीं आता। तो मुझे सवाल आता रहा कि क्या मैं बोल ही दिया। तब धीरे धीरे ध्यान गया कि अभी बोलने का प्रभाव है, मुझको बोलने आ जाए ये बड़ा कुंठा का जगह है, ऐसा समझ में आया। इस मुद्दे पर मेरा ध्यान नहीं था। कि बोलने की कुंठा है अभी जबरदस्त। तो फिर मैंने काफी इस तरीके से काम करना शुरू किया खुद पर। मैं बोलने के लिए खड़ा ही नहीं हुआ था। तो फिर धीरे 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 अभिव्यक्तियों पर काम करना, ये एक अपने में स्थिर हुआ और अभिव्यक्तियों पर ही अभी फोकस है। तो ये ध्यान आया कि बोलना बन जाता है, अभिव्यक्ति छूट गई तो बस बोलना ही रह जाता है। तो एक प्रकार का असंतुलन है। लिखना तो बहुत दूर की बात है। अभी लिखने को भी थोड़ा सा हम देखते हैं, कितनी किताबें हैं। डर लगता है कभी कभी, एक देश का पूरा जगह आ जाए अगर पूरी कुछ पुस्तकों को करेंगे तो। कितना प्रकाशन है, पर फिर विश्वास की स्थली क्यों नहीं मिल रही? वो कहाँ है ना? वो कहाँ पर है? तो पुस्तकों में नहीं है, बोलने में नहीं है, अभिव्यक्ति में है। अभिव्यक्ति में चार चीजें, समझदारी है, ईमानदारी है, जिम्मेदारी है और भागीदारी है। यह अभिव्यक्ति है। मानवीय संस्कृति का एक भाग है कि संप्रेषणा है, हमारा भाषा विकसित होता है। हमारी भाषा मानवीय संस्कृति का एक परिचायक है। तो जैसा हमारा अभिव्यक्ति है, उसको यथावत कनेक्ट करने के लिए हम भाषा को गढ़ते हैं। तो वो गढ़नी है भाषा। उसमें फिर जीने का ध्वनि जाता है। तो प्रकाशन यानी लिखना भी एक संस्कृति है। चिन्ह लिखते हैं। लिखना मतलब क्या है? चिन्ह है।
तो इस प्रकार से लिखना भी संस्कृति है। तो मानवीय संस्कृति में अभिव्यक्तियां है, संप्रेषणा है और प्रकाशन है। उसका एक अनुपातीय विधि इस प्रकार से दिखता है। तो हमें लगा एक अध्ययनार्थी के रूप में हमें इस कुंठा से नहीं होना है कि हमें बोलना नहीं आता। हम ये पहचानने की कोशिश करते हैं कि हमें जीना नहीं आता है। तो हम इस प्रकार से समझते हैं, जीते हैं, बोलना बन जाता है। थोड़ा काम जरूर करना होता है। तो जीते हैं तो फिर बोलते भी हैं, बोलते हैं तो लिखते भी हैं। इतना अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन में कुछ और स्पष्टीकरण देखिए कितना आपको उपयोगी लगता है। बहुत ही उपयोगी है भैया। तो इनसे बार बार ध्यान जाता है कि बोलना और लिखना से ज्यादा अभिव्यक्ति पे फोकस करना है, जिससे वो अपने आप ही बोलना और लिखना तो हो ही जाएगा। बढ़िया, आपकी सहमति हमसे बहुत मिलता है। नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है भैया, बहुत बढ़िया। बहुत छोटी बारीक चीजों पे ध्यान जा रहा है। तो समय हो गया, रुकिए। जी भैया, ठीक है। कल रहेगा ना? रविवार तो नहीं है ना? नहीं भैया, कल, हाँ कल रहेगा। कल रहेगा।